ओरल हाइजीन ओवरऑल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है? बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है ब्लीडिंग गम्स। जो भी गम रिलेटेड इश्यूज हैं या ओवरऑल मुंह में कभी भी सड़न हो या गम रिलेटेड इश्यूज हों या सेंसिटिविटी इवन, तो अक्सर वो गंदगी की वजह से होती है। ऐसा क्या एक रिचुअल होना चाहिए डे टू डे लाइफ में कि हमारी ओरल हाइजीन मेंटेन रहे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रशिंग। एट टाइम्स हमें क्या लगता है, ब्रशिंग बहुत देर तक करो तो साफ रहेंगे टीथ। ब्रशिंग इज meant to do only for 2 minutes। दूसरी चीज़ होती है माउथ वॉश। जस्ट आफ्टर ईटिंग यू शुड ब्रश? नॉट नेसेसरीली। अगर आप बार बार बहुत ज़्यादा घिस रहे हो तो वो आपको अल्टीमेटली नुकसान ही करने वाला है। दूसरी चीज़ टूथपिक तो कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। राइट काइंड ऑफ टूथपेस्ट भी होते हैं कुछ? पतंजलि हो गया, डाबर रेड टूथपेस्ट हो गया, या इस टाइप के जितने भी टूथपेस्ट आते हैं इनमें ना अब्रेसिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो इन टूथपेस्ट को, बहुत ज़्यादा दांत घिसने लगते हैं। स्ट्रेस का भी इफेक्ट ओरल हाइजीन से रिलेटेड है? स्ट्रेस ओरल हाइजीन को ख़राब कर सकता है। कई लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत अनाप शनाप कुछ भी खा रहे हैं, स्पेशली चॉकलेट्स खाते हैं या मीठा खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स या इवन अल्कोहल या ड्रग्स। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली आपकी ओरल हेल्थ को अफेक्ट करेंगी। वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स क्या प्रॉपर बेनिफिशियल होते हैं क्या? वाइटनिंग इज बेसिकली ब्लीचिंग। जैसे हम कपड़ों को ब्लीच करते हैं वैसे ही दांतों को ब्लीच करते हैं। जो माउथ कैंसर्स होते हैं कई बार हमें पूरा ही टीथ का पूरा जबड़ा बाहर निकालवाना पड़ता है। बिल्कुल। ये कौन सा एक केस है? मैंने रिसेंटली पढ़ा, इंडिया ना पूरे वर्ल्ड के ओरल कैंसर का 1/3 देता है। एंड एवरी आवर इंडिया में ओरल कैंसर की वजह से 5 लोग मरते हैं। ITC आप जानते होंगे, जो अगरबत्ती भी बना रही है एक जगह और दूसरी जगह सिगरेट्स भी। ये हजारों करोड़ का बिजनेस है। टैक्स गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मिलता है तो गवर्नमेंट उसको रोकती भी नहीं है। और कंपनी को क्या है, कंपनी प्रोडक्ट बना रही है क्योंकि हम खरीद रहे हैं। योर माउथ इज़ द मिरर ऑफ योर बॉडी। बहुत कम लोग हैं जो ओरल हाइजीन को इम्पोर्टेंस देते हैं और हमारे अंदर ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ओरल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओरल हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन है आपके स्ट्रेस से। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो ये आगे चल के आपके हार्ट इश्यूज़ और डायबिटीज़ तक की बड़ी बड़ी बीमारियों को एग्जीक्यूट कर सकता है। ओरल हेल्थ अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसी ही कुछ डिटेल्ड अवेयरनेस और नॉलेज की बातें आज हम इस पॉडकास्ट में करेंगे। डॉक्टर अभिषेक जैन जो कि एक ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, उन्होंने मास्टर्स किया है ऑर्थोडोंटिस्ट्री में। ही हैज़ बीन ऑनर्ड इन दी 58th ऑर्थोडोंटिस्ट्री कॉन्फ्रेंस इन बैंगलोर और अरिहंत सुपर स्पेशलिटी डेंटल केयर के नाम से ये अपनी क्लिनिक चलाते हैं। सो वेलकम डॉक्टर अभिषेक जैन। Welcome to our show, sir. And for the viewers, I would want you to introduce yourself. And first of all, आपने क्यों dentistry choose किया as a field? Hi, thank you so much for calling me. And I'm actually honored to have this opportunity कि हम आपके थ्रू बहुत सारे लोगों को डेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग के बारे में मोटिवेट कर सकें या बता सकें। सो थैंक यू सो मच। एंड रिगार्डिंग योर क्वेश्चन कि मैंने डेंटिस्ट्री क्यों चुनी एंड उसके बाद ऑर्थोडोंटिक्स की क्यों परस्यू किया, तो सबसे पहली चीज़ कि मेरा एंड मेरे फादर दोनों का बहुत मन था बचपन से ही कि मैं डॉक्टर बनूं या हेल्थ रिलेटेड फील्ड में जाऊं। तो आई ट्राइड टू गेट MBBS बट वो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे नहीं मिला। एंड आई थिंक फॉर्चुनेटली नहीं मिला, अब मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज बीइंग अ डेंटिस्ट और बीइंग एन ऑर्थोडोंटिस्ट आई कैन अफेक्ट सो मैनी लाइव्स बाय करेक्टिंग देयर ओरल हेल्थ एज वेल एज उनकी जो इमोशनल कंडीशन होती है ड्यू टू देयर बैड स्माइल और क्रूकेड टीथ और वॉट एवर दे फील अबाउट देयर स्माइल। तो वो चीज़ करेक्ट करके मेरे को मन से बहुत खुशी मिलती है। तो आई एम हैप्पी दैट आई डिडंट गेट द MBBS सीट दैट टाइम एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। वंडरफुल सर। सो आई जस्ट वांट टू नो इसमें और क्या क्या फील्ड्स होती हैं, क्या एक्सपर्टीज होती है फॉर द व्यूअर्स? देखिए, डेंटिस्ट्री इज़ एज डाइवर्स एज यू कैन सी इन द मेडिसिन कि कोई एक
हार्ट स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई जीआईटी का स्पेशलिस्ट है, कोई जनरल सर्जन है, कोई बच्चों का स्पेशलिस्ट है। सेम वे डेंटिस्ट्री में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। जैसे मेरी खुद की फील्ड अगर मैं बात करूं कि ऑर्थोडोंटिक्स, हम स्पेशलाइज करते हैं क्रोकेड टीथ के ट्रीटमेंट में। किसी के दांत बाहर आ रहे हैं, किसी के दांतों के बीच में गैप है, ओवरऑल स्माइल डिज़ाइनिंग जिसको हम बोलते हैं वो भी हम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर फील्ड्स की तो प्रोस्थोडोंटिक्स होता है, जिसमें हम टीथ रिप्लेसमेंट या प्रोस्थेसिस के बारे में बात करते हैं। किसी का दांत नहीं है, हमें नया दांत लगवाना है, तो वो प्रोस्थोडोंटिस्ट का काम स्पेशलाइज करता है। फिर बात करें अगर गम रिलेटेड किसी को इशू है या डेंटल इम्प्लांट भी कराना है, तो दैट कम्स अंडर प्रोस्थोडोंटिक्स एज वेल। एंड गम रिलेटेड या बोन रिलेटेड इशू है, बोन बोले तो जो दांतों के सराउंडिंग बोन होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो एक पेरियोडोंटिस्ट ट्रीट करता है। किसी को पायरिया जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, या हिलते हुए दांतों को अगर हम बचा सकते हैं तो वो पेरियोडोंटिस्ट ही बचा सकता है, अदरवाइज तो हिलता हुआ दांत नॉर्मली लोग एक्सट्रैक्ट करा लेते हैं। फिर आती है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स। उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट, फिलिंग्स और ये सारे काम होते हैं जो दांतों को बचाने के लिए करते हैं। अगर सड़न हो रही है तो वो एंडोडोंटिस्ट का काम है दांतों में। फिर बात करते हैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी की, जो बेसिकली डायग्नोसिस एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर हो गया, जैसे कोई सिस्ट हो गया, कोई ट्यूमर हो गया है, जनरल रेडियोलॉजी जैसे होते हैं, जैसे एमआरआई, सीटी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें वो डायग्नोस करते हैं और वो हमें एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है एंड ट्रीटमेंट वी नो कि हमें क्या करना है। फिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी होती है एक ब्रांच, जिसमें ओरल कोई जॉ फ्रैक्चर है या नॉर्मल दांत निकालने से लेके जबड़े के फ्रैक्चर तक को वो ट्रीट करते हैं। तो सर्जिकल जितना भी वर्क इन्वॉल्व होता है वो ओरल सर्जन, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन करते हैं। फिर आता है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, जो कि ओरल हेल्थ रिलेटेड सर्विस करते हैं या फिर डेंटल चेकअप कैंप्स लगाते हैं, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर बात करते हैं हम पीडोडोंटिक्स। तो पीडोडोंटिक्स में स्पेशली बच्चों के दांतों के रिलेटेड इश्यूज को हम ट्रीट करते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं या कोई दांत नहीं आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम मिल्क टीथ से रिलेटेड अप टू द एज ऑफ 12 इयर्स। फिर ओरल पैथोलॉजी एक ब्रांच होती है, जिसमें हम देखते हैं कि जो बायोप्सी करते हैं, तो बायोप्सी हम किसको भेजेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जनरल पैथोलॉजिस्ट ऑलमोस्ट हर एक काम करता है पैथोलॉजी से रिलेटेड, बट स्पेशली जो जब हम बात करते हैं ओरल कैंसर की, या मुंह के अंदर सिस्ट हो गया या ट्यूमर हो गया या कोई ऐसा लीजन है जो नहीं समझ आ रहा, तो जनरल पैथोलॉजी उस टाइम पे थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ हैंड हो जाता है, क्योंकि ओरल लीजन्स की अपनी एक बहुत बड़ी वैरायटी है। तो वो डायग्नोस करने के लिए ओरल पैथोलॉजिस्ट की हेल्प लगती है। तो ये बेसिकली 9 ब्रांचेस हैं डेंटिस्ट्री की, एंड मे बी इन अ कमिंग टाइम फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी भी इंट्रोड्यूस हो जाए, तो हो सकता है 10 ब्रांचेस हो जाएंगे नियर फ्यूचर। सो फॉरेंसिक डर्मेटोलॉजी कैसे आप उसको डिफाइन कर रहे हैं? फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी एक्चुअली फॉरेंसिक का ही एक पार्ट है, बट नीड ऑफ द आवर है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं क्रिमिनोलॉजी में भी और डेंटिस्ट्री में भी कि वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड अभी इसका प्रॉपर डेटा या प्रॉपर कोई सर्कुलर तो नहीं आया है, बट सुना है। इंटरेस्टिंग सर, आई एक्चुअली थिंक कि ये वाली नॉलेज बहुत कम लोगों को है एक्चुअली, एंड पीपल गो टू रॉन्ग डॉक्टर्स to for the checkups, I guess. We can't say wrong doctors because होता क्या है, 2 डिग्रीज होती हैं डेंटिस्ट्री में। Okay. एक बैचलर्स डिग्री है जिसको BDS बोलते हैं, एक मास्टर्स डिग्री है जिसको MDS बोलते हैं। अब बैचलर्स डिग्री में जनरली सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं एक्सेप्ट ऑर्थोडोंटिक्स एंड
ब्रेसेस का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, Okay. वो एक ऐसी फील्ड है जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट करते हैं। एट टाइम्स कई बार BDS भी ट्राई करते हैं, कभी सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है, तो वो एक चीज़ है। बाकी अगर आपको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट कराना है और सिंपल इशू है, देन BDS कैन ऑल्सो डू गुड जॉब। Okay. बट अगर कॉम्प्लिकेटेड है, प्रॉब्लम है, देन एट टाइम्स BDS ऑल्सो कॉल स्पेशलिस्ट फॉर दैट, क्योंकि जो चीज़ नहीं मैनेज हो रही है उसके लिए बुलाना पड़ता है। जस्ट द वे MBBS इज देयर, कि MBBS आपको नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, दे कैन मैनेज। बट अगर आपको कार्डियक रिलेटेड इशू है तो एक MBBS कुछ भी नहीं कर सकता। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेडिसिन फील्ड में लोगों को इतनी नॉलेज है या लोग इतने जागरूक हैं खुद में कि उनको पता है कि भाई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, एंड अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। बट डेंटल में अभी उतना अवेयर नहीं है लोग, तो आई थिंक आपके माध्यम से हो सकता है लोगों को पता चल जाए। Right, sir. So coming back to oral hygiene, sir. Yes. I would want to ask, oral hygiene overall health को कैसे affect करती है? देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो मुंह से शुरू होती हैं, है ना। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें गम्स की, ठीक है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, लोगों को ये लगता है कि जनरली जो मैं अपने पेशेंट्स में देखता हूँ या जो मैंने अभी तक देखा है, लोग सोचते हैं कि ये खा लिया इसलिए गम से खून आ रहा है, वो खा लिया इसलिए। बादी चीज़ें जो हम बोलते हैं ना नॉर्मली, कि बादी चीज़ खाने से सूजन आती है गम्स में, या ऐसा मैंने पर्टिकुलरली तो ऑब्जर्व नहीं किया है कि बादी चीज़ें खाने से होता है। बट एक चीज़ ज़रूर है, जो भी गम रिलेटेड इश्यूज़ हैं या ओवरऑल मुंह में कभी भी सड़न हो या गम रिलेटेड इश्यूज़ हों या सेंसिटिविटी इवन, तो अक्सर वो गंदगी की वजह से होती है। गंदगी बोले तो हाइजीन में अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं है आपकी, आप ठीक से साफ सफाई नहीं रख रहे हो, तो गम से रिलेटेड इश्यूज भी होंगे आपको, और दांतों में सड़न भी होगी। और होता क्यों है ये दोनों चीज़ें? क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। अब यही बैक्टीरियाज बहुत सारी प्रॉब्लम्स और क्रिएट करते हैं आपकी बॉडी में जाके। तो एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ओके। जो कि होता है बेसिकली जब हमारे मुंह के बैक्टीरियाज, कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में मिलके, क्योंकि आपका गम फुली वेस्कुलर टिश्यू है। वेस्कुलर टिश्यू मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है, बहुत फ्रीक्वेंट है, तो वो ब्लड सप्लाई से होके बैक्टीरियाज आपके हार्ट में भी जा सकते हैं, तो वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रॉब्लम करते हैं, जो कि बेसिकली हार्ट का इन्फ्लेमेशन है ना, विच कैन ऑल्सो बी लाइफ थ्रेटनिंग इशू। ठीक है, ये तो हो गई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात। अब कई बार क्या होता है, जो बैक्टीरियाज हैं वो धीरे धीरे ब्लड वेसल्स में जाके प्लाक फॉर्मेशन करने लगते हैं। प्लाक फॉर्मेशन मतलब धीरे धीरे जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकेज, नसें ब्लॉक हो गई। हार्ट अटैक क्यों आता है? नसें ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि अब उस कंडीशन में क्या धीरे धीरे करके जमा होते जाएंगे, और वो या तो सॉफ्ट डिपॉजिट होगा। अगर सॉफ्ट डिपॉजिट से थोड़ा सा भी हार्ड हो गया वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाता है, और वो अगेन ब्लॉकेज। तो हार्ट अटैक, हार्ट कंडीशंस, ये सारी चीज़ें हैं। फिर गट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं अगर आपकी ओरल हेल्थ ठीक नहीं है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डायबिटीज़ एंड ओरल हेल्थ आर एक्चुअली गोज इन हैंड टू हैंड। So this is actually like I'm listening this for the first time कि डायबिटीज का डायरेक्ट रिलेशन ओरल हाइजीन से बिल्कुल। देखिए, डायबिटीज़ में क्या होता है कि ग्लूकोज का अमाउंट आपके बॉडी में बढ़ जाता है, तो ब्लड में बढ़ा हुआ है ही, सलाइवा में भी ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो सलाइवा में जब ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा हुआ होगा तो बैक्टीरियाज के लिए तो फीस्ट हो गया, है ना। तो बैक्टीरियाज जब इतनी ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करेंगे तो गम्स को भी डैमेज करेंगे आपके, ठीक है, और कैविटीज़ होने के भी उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जब ये सब हो रहा होता है ना,
तब मेटाबॉलिज्म इस तरीके से काम करता है कि जब ये सब सड़न होती है, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है गम्स में, टीथ में, तो वो शुगर लेवल को और स्पाइक देता है। स्पाइक देता है। तो उस कंडीशन में डायबिटीज और ज़्यादा वर्सन इंसुलिन होती है। स्पाइक से भी कोई रिलेशन है? इंसुलिन तो एक्चुअली ग्लूकोज को कम करता है, तो इंसुलिन तो बढ़ता नहीं है इसमें। जैसे कुछ लोग बात करते हैं डायबिटीज़ में एक स्पाइक आता है बीच बीच में, एंड उसी टाइम पे वी नीड टू फीड सम मेडिसिन, कुछ एक इनटेक लेते हैं लोग रेगुलरली मेडिसिन्स का। इन दैट केस जब हम जैसे इंसुलिन लेते हैं, स्पेशली जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है जिसमें इंसुलिन डेफिशिएंट होता है, तो उस कंडीशन में इंसुलिन लेने से जस्ट पहले लोगों को एडवाइस किया जाता है कि कुछ मीठा खा लो, क्योंकि इंसुलिन ना एकदम से बॉडी में ग्लूकोज को ख़त्म करता है, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम ना ग्लूकोज इतना कम हो जाता है कि हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में जाने का रिस्क रहता है। तो इसलिए वो चीज़ बोलते हैं कि कुछ मीठा पहले ले लो ताकि तुरंत से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो, और हाइपोग्लाइसीमिया इज़ वे वर्स देन डायबिटीज़ इटसेल्फ, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया में शॉक में भी जा सकता है पेशेंट, इवन कोमा में भी जा सकता है, कई बार डेथ भी हो सकती है। तो वो एक चीज़ है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू ओरल हेल्थ। हाँ, So you were telling me that oral hygiene से डायबिटीज़ भी होती है? बिल्कुल। तो हमने बात की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, फिर डायबिटीज़। अब प्रेगनेंसी स्पेशली बहुत सारे फैमिलीज़ का या स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ का ये क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी में अगर कोई टूथ रिलेटेड इशू होता है तो क्या करें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बिफोर प्लानिंग ओनली यू गो फॉर अ डेंटल चेकअप। इट इज़ अ मस्ट, बिकॉज होता क्या है कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो उसके बाद अगर आपको कोई डेंटल इशू होता है तो कई बार क्या होता है कि हम पहली चीज़ तो एक्सरे नहीं कर सकते प्रेग्नेंट लेडीज़ का, फिर एक्सरे नहीं कर सकते तो डायग्नोसिस बिकम्स अ बिट डिफ़िकल्ट। अगर कोई शॉर्ट चीज़ दिख रही है देन इट्स फाइन, बट अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेन हो रहा है पेशेंट को तो एक्सरे नहीं कर पाएंगे, देन हमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ती हैं। कई बार ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, तो अगेन इट इज़ लाइक कि डिफ़िकल्ट हो रही हैं चीज़ें हमारे लिए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में, तो फिर आप एक डेंटल चेकअप ज़रूर कराएं ताकि आप श्योर हो जाएं कि हाँ अगले आने वाले 1 साल में मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, या अगर कंडीशन अच्छी है तो हम कम से कम मेंटेनेंस टिप्स तो ले सकते हैं अपने डेंटिस्ट से, तो ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। और अगर होती भी है प्रॉब्लम तो यूजुअली प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं कि गम्स से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो गम्स की हेल्थ के लिए आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो यू कैन विजिट अ डेंटिस्ट। अगर आपके गम्स में स्वेलिंग हो रही है तो योर डेंटिस्ट कैन चेक, और आपको जो भी गाइडेंस होगा रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम्स वो कर सकते हैं। फिर अगर दांतों में सड़न हो रही है तो उसके लिए अगर सिंपल थोड़ी सी सड़न है, खाना फंस रहा है विदाउट एनी पेन, दैट कैन बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इवन अगर आपको पेन है और आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना है, बिकॉज दांत को बचाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि एक्सट्रैक्शन अगर हम करते हैं दांत का तो हमें बहुत सारे मेडिकेशंस भी देने पड़ते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे पेशेंट बहुत सारे पेन किलर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ में, तो हमारी भी एक लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, वी नो कि पेन हो रहा होगा और जो हम दवाई दे रहे हैं दैट इज़ नॉट वेरी पोटेंट, क्योंकि पैरासीटामोल इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन पेन किलर्स में। अगर प्रेगनेंसी की हम बात करें तो वो भी हम बहुत लंबे टाइम तक नहीं दे सकते हैं। तो बट अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, प्रेगनेंसी आपकी बहुत स्मूथली जाएगी, और अगर बाई चांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो वो दोनों ट्राइमेस्टर को डिस्टर्ब ना करते हुए सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो भी इमरजेंसी बेसिस वाला। तो प्रेगनेंसी की बात हो गई। फिर अगेन मेंटल हेल्थ,
दैट इज। सर इसके पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ओरल हाइजीन की हम इतनी बात कर रहे हैं तो ऐसा क्या एक रिचुअल होना चाहिए डे टू डे लाइफ में कि हमारी ओरल हाइजीन मेंटेन रहे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रशिंग। एट टाइम्स हमें क्या लगता है, ब्रशिंग बहुत देर तक करो तो साफ रहेंगे टीथ, या हार्ड ब्रश यूज़ करो उससे ज़्यादा साफ रहेंगे, या मीडियम हार्ड यूज़ करो उससे ज़्यादा साफ रहेंगे। तो ब्रशिंग इज़ meant to do only for 2 minutes। 2 मिनट से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुंह में दांत कितने हैं आपके? मैक्सिमम 32, कई लोगों के 28 होते हैं। तो उतने दांतों को साफ करने के लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि हम घंटों तक या बहुत देर तक उसको घिस रहे हैं या उससे साफ नहीं होंगी टीथ। पता चला आपके दांत घिसने शुरू हो गए, ठीक है, दांत घिसेंगे तो सेंसिटिविटी होगी, और सेंसिटिविटी होगी तो वो आगे 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 आपका ओवरऑल पॉकेट पे भारी पड़ेगा ट्रीटमेंट आपको, है ना। तो बहुत लंबे टाइम तक ब्रशिंग नहीं करना है। दूसरी चीज़ होती है माउथ वॉश। लोग सोचते हैं माउथ वॉश इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू ब्रशिंग। माउथ वॉश इज़ लाइक कि आपको कचरा पड़ा हुआ दिख रहा है एक जगह, आप उस पर परफ्यूम का स्प्रे कर रहे हो, तो वो चीज़ ऑल्टरनेट नहीं है, आपको फिजिकली वहाँ से गंदगी हटानी पड़ेगी, तब जाके आप उसको क्लीन बोल सकते हो एरिया को। क्योंकि माउथ वॉश एक मेडिकेटेड चीज़ है जो स्पेशली इंडिकेटेड होता है किसी किसी कंडीशन में। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर अ रेगुलर यूज़। ओके, ठीक है। सर ब्रशिंग से रिलेटेड मैंने एक मिथ और सुना हुआ है कि जस्ट आफ्टर ईटिंग यू शुड ब्रश। नॉट नेसेसरीली, बिकॉज होता क्या है, अगेन सेम चीज़, अगर आप बार बार बहुत ज़्यादा घिस रहे हो तो वो आपको अल्टीमेटली नुकसान ही करने वाला है। आफ्टर ब्रशिंग, आफ्टर ईटिंग, अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ फंसा हुआ है, सी अगर आपके सारे दांत नॉर्मल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दांत लाइन में है, तो यूजुअली उतना खाना फंसने का इशू नहीं होता है। अगर दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं या ऑलरेडी कहीं सड़न हो रही है, देन ओनली खाना आपके दांतों के बीच में फंसेगा, और तभी आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आप 2 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, हार्डली 30 सेकेंड्स के लिए अगर नॉर्मल ब्रश चला भी लोगे ना, विदाउट एनी टूथपेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मुंह में ब्रश एक बार चला लो एंड जस्ट रिंस इट, पानी से रिंस कर लो, दैट्स ऑल। ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही ब्रश करना है, नहीं तो रेगुलर इतना यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़, टूथपिक, इट इज़ एक्चुअली हार्मफुल। टूथपिक तो कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, बल्कि अगर आपके दांतों के बीच में कुछ फंस रहा है, आपको दिख रहा है, लग रहा है कि फील हो रहा है दांत में कुछ फंसा है, इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं, छोटे से ब्रशेस होते हैं जिसमें आगे की साइड एक छोटा टिप होता है बॉटल ब्रश जैसा, दैट एक्चुअली यू कैन यूज टू क्लीन। सर आपने जैसे अभी टूथपिक का बताया, आई गॉट टू नो कि फ्लॉसिंग भी एक चीज़ होती है। फ्लॉसिंग के लिए भी पीपल हैव दीज मिथ्स कि फ्लॉस करने से गैप्स आने लगते हैं बीच में, एंड पीपल डोंट गो फॉर दैट। सी फ्लॉस जो होता है ना, बहुत थिन थ्रेड जैसा होता है, ठीक है, और उतना गैप हमारे दांत अलाउ करते हैं। हमारे दांत हड्डी से जुड़े हुए, स्टिफली नहीं जुड़े हुए होते हैं। जो दांत होता है और हड्डी होती है, सॉकेट जिसको हम बोलते हैं, उसके बीच में गैप होता है, और जो गैप होता है उसके बीच में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स क्या करते हैं, दांत को 0.9 mm मूव करने के लिए अलाउ करते हैं। और ऐसा नहीं है, अगर आपने थ्रेड 2 दांतों के बीच में डाला, फ्लॉस आपने डाला, तो वो जब आप फ्लॉस बाहर निकालोगे तो दांत वापस से चिपक जाएंगे, या जब फ्लॉस पूरा नीचे चला जाता है तो दांत ऊपर से वापस ऑटोमेटिकली चिपक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्लॉसिंग करने से दांतों के बीच में गैप आएगा। दांतों के बीच में गैप आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपकी टंग अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही है तो टीथ के बीच में गैप आएगा, या कहीं सड़न हो रही है, कहीं गम्स में स्वेलिंग हो रही है, कहीं खाना फंसना शुरू हुआ है। तो मेन चीज़ है आपकी अवेयरनेस। अगर कोई इशू आपको हो रहा है, आपने अगर उसको अवॉइड किया लंबे टाइम तक, तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगी, और वो जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब हमें फील होता है कि अरे यार ये प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम वहाँ पे है। सर राइट काइंड ऑफ टूथपेस्ट भी होते हैं कुछ, जैसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसा कुछ हम देख सकते हैं कि ये पेस्ट हमारे लिए ठीक है?
सी अभी जो भी कमर्शियली अवेलेबल टूथपेस्ट हैं, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, मतलब इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आप जैसा भी समझें, ठीक है। पतंजलि हो गया या कोई आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, इस टाइप के, इसी फील्ड के मैं बात करूँगा, पतंजलि हो गया, डाबर रेड टूथपेस्ट हो गया, या इस टाइप के जितने भी टूथपेस्ट आते हैं, इनमें ना अब्रेसिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके। तो अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो इन टूथपेस्ट को, तो बहुत ज़्यादा दांत घिसने लगते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जो पाउडर होते हैं, पाउडर फॉर्म में नहीं यूज़ करना चाहिए। ओके। अगेन सेम चीज़, क्योंकि जो पार्टिकल साइज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड पार्टिकल साइज जब ज़्यादा होता है ना, तो वो घिसना शुरू कर देते हैं हमारे दांतों को, तो वो अल्टीमेटली हमारे दांतों को नुकसान ही पहुंचाएंगे। जो आउटर लेयर होती है दांत की, वो होती है इनेमल, उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे दांत घिसेंगे ना, इनेमल घिस के खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो डेंटिन की लेयर होती है वो सेंसिटिव होती है, उसमें ब्लड सप्लाई भी होती है, पूरे नर्व एंडिंग्स भी होते हैं, तो वहाँ से सेंसिटिविटी का इशू चालू हो जाता है। तो पाउडर फॉर्म में तो कोई सा भी नहीं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या कोलगेट हो या कोई भी, बट इन जनरल आई डू प्रेफर कोलगेट। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, बट अवॉइड यूजिंग दिस काइंड ऑफ टूथपेस्ट। सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक्चुअली मैंने 5-6 डेज ये आयुर्वेदिक ही एक टूथपेस्ट यूज़ किया था, एंड इट फेल्ट लाइक मैंने ब्रश ही नहीं किया है। ना वो फील ही नहीं आता, और जब से आप कोलगेट यूज़ करने लगे हो, बचपन से ही वो मिंट का टेस्ट ही आपको लगता है कि आपने ब्रश किया है। टेस्ट एंड दूसरी चीज़ होती है जो झाग होता है ना, दैट एक्चुअली हेल्प्स इन क्लीनिंग, क्योंकि जैसे आप सोप भी यूज कर रहे हो, अगर उसमें झाग नहीं आ रहा है, यू वोंट फील लाइक कि ये क्लीन किया है, क्योंकि वो झाग भी कई बार क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सरफेस को इतना स्मूथ कर देता है कि फ्लश आउट हो जाती हैं चीज़ें। सर पहले के ज़माने में जैसे वो एक मंजन करते थे लोग, वो लकड़ी से भी और नीम से, तो वो चीज़ क्या अभी हम अगर यूज़ करें कोई, तो वो इतनी लेवल पे एप्लीकेबल है? नहीं, ओके। बिकॉज ना सी दांत जो हमें दिखते हैं और जो एक्चुअली क्लीनिंग है वो बहुत डिफरेंट है। हम अगर पुराने टाइम की बात करें, इवन अभी भी, जैसे जिसको नई आइडिया है या जो उतना नहीं अवेयर है इन सब चीज़ों के लिए, लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाहर बाहर से क्लीन किया, हो गया, ठीक है, बट अंदर से भी क्लीन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाहर साइड से। और कई बार क्या होता है, बाहर से दांत एकदम सही होते हैं, चमक रहे होते हैं, अंदर से उतना ही गंदा, अंदर बोले तो इनर साइड जो टंग वाला साइड होता है टीथ का, अगर आप बोले तो मैं डेमोंस्ट्रेट कर देता हूं। परफेक्ट, आप लाए हैं तो बहुत ही अमेजिंग होगा एक्चुअली। यू कैन शेयर अस द स्ट्रोक्स एक्चुअली। सी व्हेन वी ब्रश ना, हम यूजुअली क्या करते हैं, ऐसे चलाते हैं ब्रश को, ठीक है, ऐसे चलाया, ऐसे चलाया, हो गया, है ना। बट एक्चुअल तरीका क्या होता है, जैसे मुंह खोला है हमने थोड़ा सा, आई वोंट रिकमेंड कि आप बड़ा मुंह खोलो, क्योंकि जब आप बड़ा मुंह खोलते हो ना, तो होता क्या, आपकी चीक मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं, और स्ट्रेच होने की वजह से वो पीछे के दांत से एकदम चिपक जाती है। इन दैट केस आपका ब्रश पीछे के टूथ पे प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा मुंह बंद रखें, ताकि ये जो मसल है आपकी, ये रिलैक्स कंडीशन में रहे, ताकि आप जब ब्रश करो तो ब्रश आपका इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से पीछे की टीथ तक पहुंच जाए। तो आपको ब्रश कोशिश करना है कि एक एंगल पे रहे, ठीक है, ऐसे सीधा नहीं रखना है, आप टीथ और गम्स के बीच में, ताकि आपके गम के लेवल पे भी जो भी गंदगी है वो भी क्लीन हो पाए। और जो आपके टीथ हैं, आपको ओवरऑल सारे टीथ को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे नीचे वाले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो ऊपर में 3 पार्ट में, नीचे में 3 पार्ट में, टोटल ओरल कैविटी को हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि 45 डिग्री एंगल पे आपको ब्रश को रखना है, और इस तरीके से क्लीन करना है कि हमारे गम्स की भी थोड़ी क्लीनिंग हो, और टीथ की तो हो ही रही है। इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए सॉफ्ट जो ब्रश होते हैं ना, स्पेशली अल्ट्रा सॉफ्ट,
वो यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप गम्स पे हार्ड ब्रश यूज़ करोगे ना तो गम्स धीरे धीरे करके खिसकते जाएंगे, तो वो अगेन सेंसिटिविटी और ये सारे प्रॉब्लम्स करेगा। तो ये 45 डिग्री ऐसे, इस साइड से 45 डिग्री नीचे वाले में, नीचे की तरफ जो आपका ब्रश का सरफेस है वो हमेशा जो जॉ है उसकी तरफ डायरेक्ट होना चाहिए। जैसे अपर जो है तो अपर, लोअर जो है तो नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये बाहर वाले में उतना इशू नहीं आता है, सामने से हमने क्लीन कर लिया। फिर दूसरा स्ट्रोक क्या होता है, वर्टिकल, ठीक है। आपको मैक्सिमम 15 टाइम्स एक एरिया पे करना है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, जरूरत ही नहीं है। जो निकलना होगा इतने बार में निकल जाएगा, उससे ज्यादा आप घिसोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली अंदर ये जो एरिया होता है नीचे वाले दांतों का, आप ऑब्जर्व करोगे सबसे ज्यादा गंदा यही होता है, ठीक है। उसका एक रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे टंग के नीचे ना हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो ओपन होती हैं, और सलाइवरी ग्लैंड से जो भी सलाइवा आता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह होते हैं, वो धीरे धीरे करके यहाँ जो सॉफ्ट डिपॉजिट्स हैं उनको हार्ड कर देते हैं। तो इसको भी हमें इस तरीके से क्लीन करना है पूरा। एंड अंदर साइड से अगेन वही 45 डिग्री जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। एंड ऊपर भी ऐसे, और ये एरिया को ऐसे, ठीक है। एंड अगेन इधर। और शुरू में आपको ज़रूर डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि होता क्या है जब भी हम कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, स्पेशली जो चीज़ हम देख नहीं पा रहे हैं प्रॉपर्ली, तो आई वुड सजेस्ट कि शुरू में ब्रश आप मिरर के सामने करें ताकि आपको पता चले कि आप कौन सा एरिया क्लीन कर रहे हो। एंड विद इन अ वीक आपको कंफर्टेबल हो जाएगा और आ भी जाएगा। मैं आपको बोल रहा था टूथपिक नहीं यूज़ करनी चाहिए, तो टूथपिक का रिप्लेसमेंट इस टाइप के ब्रशेस आते हैं। इफ़ यू कैन सी, ये बॉटल ब्रश जैसा है, बहुत पतला सा। अगर आपको लग रहा है कहीं पे भी खाना फंसा है तो यू कैन जस्ट इंसर्ट इट इन दैट एरिया और क्लीन कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और बाकी फ्लॉसिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि फ्लॉस इस लेवल तक जाता है, पूरा गम्स को क्लीन करता है। फ्लॉसिंग भी यूजुअली क्या होता है, कई लोग फ्लॉसिंग करते तो हैं बट दे डोंट नो द टेक्निक। फ्लॉस नीचे किया, बाहर निकाल लिया, हो गया, ऐसे नहीं करना होता है। फ्लॉस जब भी आप करते हो तो थ्रेड को टूथ सरफेस के अराउंड आपको पुश करना है और फिर बाहर निकालना है, क्योंकि आप टीथ को क्लीन कर रहे हो, आप हटा रहे हो। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हो गया टेक्निक। आई होप इट हेल्प्स। वंडरफुल एक्चुअली। सर, हम बात कर रहे थे ओरल हाइजीन की, और ओरल हाइजीन का ओवरऑल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपने बहुत अच्छे से बताया। ब्रेन हेल्थ पे भी इसका कुछ फर्क पड़ता है, उसके बारे में प्लीज कुछ बताएं। देखिए, एक बैक्टीरिया होता है जो गम्स की जो प्रॉब्लम होती हैं उसमें होता है। अभी रिसेंट स्टडीज़ में पता चला है, जैसे जो बैक्टीरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है पोरफायरोमोनास जिंजिवालिस। जिंजिवालिस मतलब जिंजाइवा बेसिकली साइंटिफिक टर्म है गम्स के लिए। गम्स को हम जिंजाइवा बोलते हैं डेंटिस्ट। तो जिंजाइवा में ये बैक्टीरिया जब आता है ना, तो जिंजाइवा को स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और यही बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में जाके धीरे धीरे अगर ब्रेन तक पहुंचता है तो अल्जाइमर्स तक के चांसेस होते हैं। तो ये अल्टीमेटली ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो इट इज़ एक्चुअली रिस्की। इंटरेस्टिंग। सर, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इशू हो गया है आजकल, लोग उसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, और स्ट्रेस का भी इफेक्ट ओरल हाइजीन से रिलेटेड है। स्ट्रेस ओरल हाइजीन को ख़राब कर सकता है, ओरल हेल्थ को ख़राब कर सकता है। पहली चीज़, जब आप स्ट्रेस में होते हो ना तो आपका किसी और चीज़ में मन नहीं लगता, है ना। तो जब किसी और चीज़ की अगर हम बात करेंगे ना, तो ओरल हाइजीन या ओरल हेल्थ पे सबसे लास्ट में ध्यान जाता है किसी का भी। अगर कोई स्ट्रेस में है तो उसका मेन फोकस, पूरा ध्यान होगा जिस वजह से वो स्ट्रेस में है, ठीक है। तो ओरल हाइजीन कम्स लास्ट।
जबकि सबसे पहले उसी पे इफेक्ट आता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा, एंड ओरल हेल्थ से अल्टीमेटली ओवरऑल बॉडी पे। अब जैसे कई लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। स्ट्रेस ईटिंग मतलब क्या हो गया कि या तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत अनाप शनाप कुछ भी खा रहे हैं, स्पेशली चॉकलेट्स खाते हैं या मीठा खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स या इवन अल्कोहल या ड्रग्स, कुछ भी आजकल की जनरेशन में बहुत कॉमन है। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली आपकी ओरल हेल्थ को अफेक्ट करेंगी। कैसे करेंगी कि आप मान लो बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हो, कैविटीज़ के चांसेस हैं, गम्स के इशू के चांसेस हैं। फिर अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म या ड्रग्स में आप हैं तो उसमें क्या, ड्राई माउथ, ठीक है, डिहाइड्रेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स। फिर जो म्यूकोसा होती है उसमें भी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, अल्सरेशंस होने लगते हैं। तो ये तो हो गई स्ट्रेस इंड्यूस्ड ईटिंग की बात। फिर स्ट्रेस की वजह से कई बार एप्थस अल्सर, जिनको हम छाले बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, बहुत कॉमन एक कारण है इसका, जो स्ट्रेस होता है वो। अब स्ट्रेस कैसे, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम है या ऑफिस में आप बहुत बिजी हैं, आप कुछ नहीं और काम कर पा रहे हैं, दिन में 4 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं, कई बार सो नहीं रहे हैं, लगे हुए हैं काम में, खाना ठीक से नहीं हो रहा है, पानी ठीक से नहीं पी रहे हैं, वाटर इनटेक कम है। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली स्ट्रेस रिलेटेड ही हैं, है ना, क्योंकि आपका पूरा ध्यान कहीं और है एंड आप सुपर बिजी हैं। तो अल्टीमेटली होगा क्या, आपको मुंह में छाले होने लगेंगे, ठीक है, छाले होने लगेंगे, पेट भी, आपका गट हेल्थ भी उतना सपोर्ट नहीं करेगा आपको इन सब चीज़ों में। फिर स्ट्रेस से और क्या होता है, एक ब्रक्सिज्म नाम से एक प्रॉब्लम होती है। ब्रक्सिज्म मतलब बेसिकली जो हम बोलते हैं ना, रात में दांतों को पीसना, दांतों को किटकिटाना, नाइट ग्राइंडिंग, तो वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्ट्रेस से रिलेटेड। तो पेशेंट को खुद को नहीं पता होता है कि उसमें ये प्रॉब्लम है, बट सिर्फ एक सिम्टम है इसका जो सबसे कॉमन है, वो ये है कि जब पेशेंट सुबह सो के उठता है तो रात भर, क्योंकि उसका जॉ रेस्ट में नहीं था, रात भर दांत आपस में पीस रहे थे एक दूसरे को, तो ये जो मसल्स होते हैं, मसेटर मसल्स, इसमें पेन होता है जब पेशेंट उठता है सो के। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम है तो इसका मतलब है कि आपको नाइट ग्राइंडिंग का प्रॉब्लम है, या तो आपका स्लीपिंग पार्टनर ये चीज़ बता सकता है, या अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो चीज़ एक होती है। तो सर उस वक्त आप एक बता रहे थे TMJ प्रॉब्लम्स। जी, TMJ मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट क्या होता है, मैंडिबल तो ये होता है आपका लोअर जॉ जो होता है उसको मैंडिबल बोलते हैं, और टेम्पोरो मतलब वो बोन स्कल की जहाँ पे ये जॉइंट, ये लोअर जॉ फिक्स होता है। तो इट्स लाइक अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऐसे काम करता है ये जॉइंट, ठीक है। तो ये जॉइंट सिर्फ 2 हड्डियों का जॉइंट नहीं होता है, यहाँ बहुत सारी मसल्स भी होते हैं, बहुत सारे लिगामेंट्स भी होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके इस जॉइंट की फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज रखते हैं। अब स्ट्रेस में क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं नॉर्मली जो स्कूल गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग हैं, ठीक है, इतनी यंग एज में जॉब में और कोई डिजेनरेटिव चेंजेस होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये जॉइंट के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि या तो डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से आएंगे या फिर कोई बोन रिलेटेड इशू होगा, इस टाइप से। बट इतनी यंग एज में ये सब नहीं होता है। तो अक्सर अगर उनसे पूछो ना, ये प्रॉब्लम अगर उनको फर्स्ट टाइम हुआ है या पिछले कुछ महीनों से हो रहा है, तो अगर उनसे पूछो तो यूजुअली उनका आंसर होता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, रात में सो नहीं रहे हैं, ठीक से कुछ चल नहीं रहा है। तो स्ट्रेस से ये जो जॉइंट का प्रॉब्लम है वो भी इंड्यूस हो जाता है, और कई बार वो एग्ज़ाम ओवर हुए, सारी चीज़ें नॉर्मल हुई तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाता है। तो एक ये रीज़न है स्ट्रेस की वजह से। सर आई गेस आपके इन सारी बातों से बहुत लोगों को नॉलेज मिल रही है, आई होप। एंड क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं, और
आई गेस इसी से ही सारे इश्यूज शुरू होते हैं। आपने जैसे बताया डाइजेशन का फर्स्ट फेज ही हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। बिल्कुल। तो आप कुछ सलाइवा के बारे में बता रहे थे कि सलाइवा भी कई बार सही तरीके से जनरेट नहीं होती है। इसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कुछ एक इंडिया में रिचुअल्स हैं कि खाली पेट सुबह सुबह उठते से ही हमें कोई ड्रिंक लेनी चाहिए और सुबह का सलाइवा बहुत बेनिफिशियल रहता है गट के लिए। जी। तो इस बारे में प्लीज़ कुछ बताएं। होता क्या है, यूजुअली मतलब हमें खुद को अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह अगर कोई बोल दे कि खाली पेट बिना ब्रश करे कुछ खा लो पी लो, और मुंह पहली चीज़ तो स्मेल आती है, तो वो स्मेल नॉर्मल है आई वुड से। कि कई बार क्या बोलते हैं लोग आते हैं पेशेंट की सर मुंह से स्मेल आती है, एंड एट दैट टाइम जब हम चेक करते हैं तब कोई स्मेल नहीं आ रही होती है। उनसे पूछो कब आती है स्मेल, तो बोलते हैं सुबह सुबह। तो सुबह स्मेल आना मुंह से इज़ क्वाइट नॉर्मल, क्वाइट ओके। तो उसके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो ये आपने क्वेश्चन पूछा कि सुबह सुबह जो हम खाली पेट पीने का बोलते हैं पानी या कुछ भी, तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं ओवरनाइट डेवलप होते हैं जो हमारे पेट में, तो वो दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ अ गुड बैक्टीरिया जो हम बोलते हैं, जैसे प्रोबायोटिक्स हम लेते हैं, तो वो एक्चुअली आपकी गट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अच्छे होते हैं। तो अगर आप सुबह उठ के बिना ब्रश किए अगर पानी पी रहे हो तो एक्चुअली दैट इज़ गुड, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ है, अगर आपके ऑलरेडी बहुत सारी पैथोजेंस हैं मुंह के अंदर, तो पहले आपको वो ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे मुंह में ब्लड भी आ रहा है, मेरे मुंह में सड़न भी है दांतों में, मेरे मुंह में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, और आप फिर उसी सलाइवा को और अंदर 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 लगातार ले रहे हो, तो वो ये नहीं कि आज ही नुकसान करेगा, इन अ लॉन्ग रन आपके गट हेल्थ को अफेक्ट करेगा। इंटरेस्टिंग सर। फीमेल्स में आजकल पीसीओडी और हार्मोनल के इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं और इसके कुछ सिम्टम्स पायरिया भी है उसमें से एक, हेयर लॉस तो होता ही है, उसके साथ साथ टीथ की भी जो स्ट्रेंथ है, पतले होते जाते हैं दांत, गैप्स पड़ने लगते हैं। मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं नोन में हैं जिनको पीसीओडी होने के बाद उनके दांतों के अलाइनमेंट में चेंजेस आने लग गए और बीच में से गैप आ रहा है। तो इसका क्या रिलेशन है? एक्चुअली ना स्पेशली फीमेल्स में ना हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं पहली चीज़, और ओवरऑल बॉडी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर हम जैसे आपने बोला पीसीओडी और ये सारी चीज़ें, तो जैसे मीनोपॉज की अगर हम बात करें, तो मीनोपॉज के बाद क्या होता है, जो आपका एस्ट्रोजन है वो कम हो जाता है। एस्ट्रोजन कम होने की वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो बोन होती है हमारी वो वीक होने लगती है। तो बोन जब ओवरऑल वीक होगी आपकी, तो होगा क्या, जो बोन दांतों को सराउंड मतलब दांतों को होल्ड करके रखा हुआ है जिस बोन ने, वो भी वीक होगी, और हमारी टंग कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ प्रेशर लगाती है। ठीक है। दांत अगर ऑलरेडी आपके वीक हो रहे हैं, हड्डी ऑलरेडी वीक हो रही है, और टंग के फोर्सेस तो उतने ही हैं, उसमें तो कोई चेंज आना नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या दांत बाहर की तरफ फ्लेयर अप होते हैं, और लोगों को लगता है कि दांत लंबे हो रहे हैं, दांत बाहर आ रहे हैं, गैप बढ़ रहा है। तो उस चीज़ में अगेन अगर हम दांतों की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, गम्स का ध्यान रखेंगे, हड्डी का ध्यान रखेंगे, तो वो चीज़ इन अ लॉन्ग रन आपको नुकसान नहीं करेगी। ठीक है। और अगर ऑलरेडी आपके दांत कोई गम प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, तो अगेन जब ऑलरेडी वीक हैं तो फिर वो चीज़ इतना ज़ोर का इम्पैक्ट डालेगी कि आपके दांत बचेंगे ही नहीं। कुछ ही सालों में आपके दांत नॉर्मल से गायब हो जाएंगे, फिर आपको नए लगवाने पड़ेंगे। सर, तो जैसे आपकी रेगुलर जो स्ट्रेंथ है गम्स की और दांतों की, वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या हम, जैसे कुछ डॉक्टर्स कैल्शियम इनटेक बोलते हैं कि कैल्शियम टैबलेट्स लेना शुरू करें? एक्चुअली ना अगर हम दांतों की बात करें तो दांतों का डेवलपमेंट बहुत अर्ली एज में हो जाता है। तो अगर कैल्शियम उस टाइम पे लिया होगा और दांत नॉर्मल है साइज एंड शेप में, तो जो आप कैल्शियम आप ले रहे हो वो दांतों को पर से अफेक्ट नहीं करेगा। बट हाँ, अगर बोन क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होना है तो वो बोन क्वालिटी इम्प्रूव करेगा, बट बोन का जो लेवल होता है, देखिए जब दांत होता है ना, दांत हमें इतना हिस्सा दिखाई देता है, इतना नहीं दिखाई देता है। ठीक है।
तो जो नहीं दिखाई दे रहा है ना हिस्सा, वो हड्डी और मसूड़े के अंदर है। अब अगर उसी की हड्डी धीरे 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 करके कम होती जा रही है तो दांत एक्सपोज होता जाता है। ओल्ड एज में हम देखते हैं कि दांत लंबे हो गए किसी के, वो दांत लंबे नहीं हुए, मसूड़ा छोटा हो गया या हड्डी छोटी हो गई। अब हड्डी, कैल्शियम ले लो आप या कोई भी सप्लीमेंट ले लो, वो हड्डी हाइट कभी नहीं बढ़ेगी। ओके। हड्डी की हाइट बढ़ना इज इम्पॉसिबल। या तो अगर आप सर्जिकली उसका बहुत सारा कुछ ट्रीटमेंट करा लो, कि बोन ग्राफ्टिंग करा ली, मसूड़े की सर्जरी करा ली, बहुत कुछ कराने के बाद भी वी कैन नॉट गारंटी कि वो उस लेवल पे कभी पहुंचेगी जहां पहले वो थी। ठीक है। और जो आपने हार्मोनल चेंजेस बोले, उनसे भी कभी भी इतनी ज़्यादा हड्डी नहीं जाती है जितनी हम बात कर रहे हैं इधर। कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस भी एक लिमिट तक अफेक्ट करते हैं। अल्टीमेटली आपकी अगर कंडीशन ऑलरेडी खराब है, आपने शुरू से ही ध्यान नहीं दिया है उस चीज़ पे, तो हार्मोनल चेंज भी उसी तरीके से उसको इम्पैक्ट करेंगे। अगर पहली कंडीशन खराब है, दांत ऑलरेडी वीक हैं, उसके ऊपर से ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, अगर हार्मोनल चेंजेस ने अफेक्ट किया तो वो फिर दांत बिल्कुल ही हिलने लग जाएंगे एंड वो लेटर ऑन गए। सर, कुछ लोगों के बाय बर्थ दांत कम होते हैं, जैसा कि आप एक कॉन्वर्सेशन में मुझे अभी बता रहे थे, तो वो कंडीशन में वो कंडीशन पहले तो क्यों होती है? क्या वो हेरिडिटरी रहता है या कुछ बाय बर्थ? देखिए, ये कंडीशन होती है एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। ओके। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो नेल्स होते हैं या जो हेयर होते हैं, स्पेशली आपके फेस पे आईब्रोज बहुत कम होती हैं, बॉल्ड होते हैं बहुत सारे लोग, और टीथ गिने चुने होते हैं, 32 की जगह हो सकता है 8-10 ही हों मुश्किल से, एंड वो भी नॉर्मल नहीं होंगे, या तो टेढ़े मेढ़े होंगे या इधर उधर अलग से डायरेक्शन में, क्योंकि हर एक दांत का टाइम और प्लेस फिक्स है आपके मुंह के अंदर। अगर जगह है पूरी तो सारे दांत नॉर्मल आएंगे, अगर जगह नहीं है तो टेढ़े मेढ़े आएंगे। बट अगर जगह ज्यादा है और दांत कम है तो भी कोई गाइडेंस नहीं मिलता है दांतों को, तो वो भी फिर कहीं भी आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यूजुअली जो दांत होते हैं, अगर वो सही हैं तो उनके सपोर्ट से हम नए दांत लगा सकते हैं, और अगर दांत वो अच्छे नहीं हैं तो फिर हमें अल्टीमेटली प्रोसेसेस की तरफ जाना पड़ता है, चाहे फिर वो कुछ दांतों की हो या फिर पूरे जो खराब दांत हैं उनको निकाल के पूरी की पूरी नई 32 जिसको हम बोलते हैं, वो फिर हम चाहें तो फिक्स लगवा सकते हैं या फिर निकालने लगाने वाली। ओके। सर, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है अलाइनर्स, ब्रेसेस एंड मैंने इनविजिलाइन के बारे में भी सुना हुआ है, तो इसका एक डिफरेंस कि कब किसको इस चीज़ों का यूज़ करना चाहिए एंड व्हाट इज़ द राइट एज? कई बार ऐसा होता है कि एडल्ट्स भी ट्राई करते हैं कि उन्हें ब्रेसेस लग जाएं 32-33 ईयर्स के बाद भी, तो इस बारे में प्लीज़ कुछ बताएं। एक्चुअली पहली चीज़ तो ब्रेसेस के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ब्रेसेस आप इवन 8 साल 9 साल के बच्चे से लेके, अगर आपके दांत अच्छे हैं, हड्डी अच्छी है, तो इवन 70 ईयर्स तक के लोगों को करा सकते हैं। ओके। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने रिसेंटली 59 ईयर्स की एक पेशेंट थी मेरी, उनका ब्रेसेस ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। और उन्हीं की डॉटर का 34-35 ईयर्स की एज में ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। ओके। तो उन दोनों का ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, अच्छे से हो गया, क्योंकि मेन है आपके अगर क्वालिटी अच्छी है बोन की तो कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपके दांत हिल नहीं रहे हैं तो कोई एज लिमिट नहीं है ब्रेसेस में, आप किसी भी एज में कर सकते हैं, और कोई उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है कि नहीं आपको नहीं कराना है। आपको अगर लग रहा है प्रॉब्लम है, टेढ़े मेढ़े हैं, होता क्या है कई बार लोग ड्यू टू देयर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से नहीं करा पाते, तो बहुत लेट वो आते हैं। 45 प्लस कई सारे पेशेंट्स मेरे ऑनगोइंग हैं, कई सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो कोई एज का कोई लिमिट नहीं है। आपको जब लगे आप तब करा सकते हैं। एक बार कंसल्ट करें अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को, तो वो आपको बेहतर तरीके से बता भी पाएंगे और आपके लिए जो बेस्ट है वो आपको सजेस्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन, जो आपने बोला अलाइनर्स और
ब्रेसेस, दोनों ही ऑप्शंस इक्वली अच्छे हैं। अलाइनर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक जो आपने नाम लिया इनविजिलाइन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अलाइनर कंपनीज इन द वर्ल्ड। ये यूएस की एक कंपनी है जो जिसने अलाइनर्स पहली बार बनाए। पिछले 40 साल से 30 साल से ये काम कर रहे हैं अलाइनर्स के ऊपर। रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज आई हैं, इंडिया में भी आई हैं, आपने टुत्सी का नाम सुना होगा। बिल्कुल। तो वो एक्चुअली डोर टू डोर डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स दे रहे हैं, D2C जिसको हम बोलते हैं। बट उसमें नुकसान क्या है कि पहली चीज़ आपको कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है, खराब होगा तो कोई गारंटी नहीं ले रहा है आपके ट्रीटमेंट की। तो आई वुड सजेस्ट यू गो टू अ सर्टिफाइड प्रोवाइडर जो आपको प्रॉपरली चीज़ें गाइड कर सके, देख सके, प्रोग्रेस देख सके, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि आप अगर किसी कंपनी के पे डायरेक्टली जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, ऐप पे जब भी आप कुछ करते हो आपसे एग्री करवाते हैं ना वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे। आपने आज तक पढ़े किसी ऐप के? कोई नहीं पढ़ता है। आपने एक बार टिक किया, लीगली दे आर क्वाइट क्लियर कि हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। आप पैसा दोगे, आपको चीज़ मिल जाएगी, उसके बाद ख़त्म। अलाइनर्स भी उतने ही अच्छे तरीके से काम करते हैं जितने अच्छे तरीके से ब्रेसेस काम करते हैं। कई बार अलाइनर्स में ट्रीटमेंट टाइम कम होता है एज कम्पेयर टू ब्रेसेस, बट अगेन अलाइनर्स आर कॉस्टली देन ब्रेसेस। अब फ़ायदे नुकसान क्या है कि अलाइनर्स में पहली चीज़ तो दिखने का इशू नहीं, ब्रेसेस में दिखते हैं। तो अलाइनर्स जैसे कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, जैसे हम आपकी अपनी बात करें तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे दांतों के ऊपर कुछ चिपका हुआ दिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल इम्प्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फर्स्ट इम्प्रेशन, अगर आप किसी के सामने स्माइल कर रहे हो तो आप नहीं चाहोगे कि मेटेलिक स्माइल दिखे या कोई वायर दिखे या ब्रैकेट्स दिखें। दूसरी चीज़ ओरल हाइजीन, अगर आप अलाइनर लगा रहे हो तो आप उसको निकाल सकते हो अपनी मर्जी से। आपने ब्रश किया उसके बाद फिर से लगा लिया। ब्रेसेस में ये ऑप्शन नहीं है, ब्रेसेस आर फिक्स्ड, तो आप क्लीनलीनेस उतने एफिशिएंटली नहीं मेंटेन कर सकते जितना अलाइनर्स में कर सकते हो। तीसरी चीज़ खाने पीने का रेस्ट्रिक्शन। ब्रेसेस में आपको आपके ऑर्थोडोंटिस्ट बोलेंगे कि कड़क चीज़ें नहीं खाना। अलाइनर्स में आप अलाइनर्स को हटाओ, आराम से खाओ जो खाना पीना है और वापस से लगा लो। और फोर्थ इज रिमूवेबिलिटी। आपका कोई इवेंट है, आपका कोई फंक्शन है, आप चाहो तो लगा के भी रख सकते हो, लेकिन आप कोई डिनर में गए, आप उतनी देर के लिए निकाल के घर पर रख के जाओ और वापस डिनर विनर करके आए, पार्टी करके आए, उसके बाद वापस से लगा लिया। तो वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो अलाइनर ने ओवरकम कर लिया। तो इस तरीके में अलाइनर आर बेटर, बट अगेन द कॉस्ट है ना। तो कॉस्ट अगर आपका एक फैक्टर है तो ब्रेसेस आप करा सकते हैं। ब्रेसेस में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनसे आप एफिशिएंटली आपके टीथ को करेक्ट करा सकते हैं। इंटरेस्टिंग। सर, हम ओरल हाइजीन की बात कर चुके हैं, हम उसका इफेक्ट समझ चुके हैं कि ब्रेन पे और ओवरऑल बॉडी पे कैसे रहता है। इसके साथ साथ आई वुड वांट टू नो सर, कुछ ऐसे क्योंकि लुक्स का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज की डेट में, तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स करवाते हैं जस्ट टू मेक देयर टीथ अलाइंड एंड वाइट एज वेल। तो वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स क्या प्रॉपर बेनिफिशियल होते हैं? क्या ये गुड मतलब लॉन्गर रन के लिए बेटर होते हैं? देखिए, वाइटनिंग एक्चुअली ना हर किसी को नीडेड नहीं होता है। लोगों को लगता है कि दांत पीले हैं, बट पहली चीज़ एज के साथ साथ दांत में पीलापन बढ़ता है क्योंकि आपके एनामल की थिकनेस या तो उतनी ही रहती है या कम हो रही होती है। ठीक है, बट जो अंदर से डेंटिन है, जो मैंने आपको बताया कि दांत के 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है एनामल जो कि पतली सी सफ़ेद लेयर होती है और अंदर येलोइश डेंटिन होता है। तो डेंटिन टाइम के साथ साथ थिक होता रहता है, तो जो ह्यू होता है येलोइश वो डेंटिन का होता है। अब अगर हम वाइटनिंग चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो ये देखना है कि उस फेस पे वो चीज़ नॉर्मल दिखेगी या नहीं दिखेगी। क्योंकि दांतों में पीलापन होना, हल्का सा पीलापन होना इज़ नॉर्मल। अब अगर बहुत ज़्यादा है तो हम वाइटनिंग पे जा सकते हैं। वाइटनिंग इज़ बेसिकली ब्लीचिंग। जैसे हम कपड़ों को ब्लीच करते हैं वैसे ही दांतों को ब्लीच करते हैं। फ़र्क बस इतना है कि दांतों पे जो ब्लीचिंग एजेंट होता है उसको लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो वो जो आउटर लेयर होती है दांत की
उसको भी क्लीन करता है, और दांतों की हल्की सी माइक्रोन्स में मैं बोलूँगा थिनिंग भी होती है। ओके। हाँ, बट समटाइम्स क्या होता है कि वो धीरे 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 करके साल भर, 2 साल, 3 साल इतने में वापस से वैसे हो जाते हैं। तो यू माइट नीड टू रिपीट द प्रोसीजर। वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जो बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहले तो आपको यही समझना ज़रूरी है कि आप ब्लीचिंग आपके लिए है या नहीं है। समटाइम्स सिर्फ क्लीनिंग से ही लोगों का काम हो जाता है। अब आप सपोज करो, अगर कोई पेशेंट आया जो बहुत ज़्यादा गुटखा खाता है, आपने क्लीनिंग कर दिया, उसने जाके फिर से गुटखा खा लिया, तो जो पिछले 4 साल में उसने दांतों को लाल या पीला किया था, वो विद इन अ मंथ और 2 हो जाएगा वापस से वैसा। ठीक है, तो अगर आप करवा रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं, आपने प्रोसीजर कराया, ब्लीचिंग कराई, टीथ वाइटनिंग कराई, क्लीनिंग कराई, तो आपको उसको फिर मेंटेन भी रखना पड़ेगा। साल में एक बार क्लीनिंग तो एडवाइजेबल है, मैं खुद अपनी करवाता हूँ। बट इन जनरल अगर आप बोलेंगे वाइटनिंग, तो वाइटनिंग इतना फ्रीक्वेंटली नहीं कराना चाहिए। अगर आप करा रहे हैं तो फिर आपको प्रॉपर उसके लिए मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। आप ब्रशिंग प्रॉपरली करें, और ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। गुटखा या कोई भी, जैसे स्मोक भी करते हैं आप, तो स्मोकिंग की वजह से भी टीथ में स्टेन्स आते हैं, अंदर साइड से पूरा ब्लैक हो जाता है क्योंकि कार्बन होता है उसमें। तो अगेन इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर टीथ, और गम्स भी ब्लैक हो जाते हैं। सर, हम ओरल हाइजीन और जो ब्रशिंग टेक्निक है इन सब पे बात कर चुके हैं। आई वुड वांट टू नो कि डाइट में भी हम ऐसा क्या लें। जैसे आपने बताया कि चाहे कुछ भी ट्राई कर लें बाहर से, अगर अंदर से ही कुछ इशू है तो बार बार दांतों में दिखने लगती है वो चीज़। और ये चीज़ एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस में भी आई है कि जो लोग ब्रेसेस भी लगवा लेते हैं, बट उनकी ब्रेसेस हटने के बाद भी वापस से दांत कई बार गैप क्रिएट हो जाता है या वापस अपनी पुरानी पोजीशंस में आ जाते हैं। ये एक्चुअली 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। अच्छा। ओके, सो अवेयरनेस बेसिकली आप दें प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने पूछा डाइट के लिए, तो डाइट में आप कुछ भी खाओ। आई वोंट से कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, चॉकलेट्स मत खाओ या मीठा मत खाओ। आप खाओ ना, क्यों, किसने मना किया खाने को? आप अगर कोई भी चीज़ एक लिमिट में खा रहे हो या कुछ भी है, तो वो नहीं आपको नुकसान करने वाली, अनटिल अनलेस अगर आपको सिस्टमिक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो मीठा खाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आप लिमिट में खा रहे हो, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं देगी। और स्पेशली अगर ओरल उसकी बात करें तो फाइब्रस चीज़ें आर मोर हेल्पफुल। ओके। जैसे अगर आप फ्रूट खाते हो, ठीक है, फ्रूट में क्या होता है, जब आप चू करते हो ना, फाइबर्स होते हैं। तो फाइबर्स क्या करते हैं, बेसिकली टीथ के सरफेस को क्लीन करते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ ब्रश, है ना। चू करने वाली चीजें जो होती हैं, जो दांत से चिपके ना ज्यादा। चॉकलेट इसलिए मना करते हैं क्योंकि कई बार क्या, कैरामल जो होता है वो चिपक जाता है दांतों से। बहुत देर तक आपको मुंह में टेस्ट आता रहेगा, आप दांतों से, टंग से उसको क्लीन करते रहोगे। तो वो कोई भी चीज जो ऐसी है जो दांत से चिपक रही है बहुत लंबे टाइम तक के लिए, ऐसी चीज को दिन में अगर आप खा रहे हो उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप खाने के बाद, सपोज आपने डिनर किया, उसके बाद डेजर्ट में कोई ऐसी चीज़ खा ली और आप जाके सो गए, तो वो आपके लिए थोड़े टाइम की पार्टी थी, बैक्टीरियाज के लिए रात भर की पार्टी हो गई। अच्छा। है ना। एंड वो आपके रात भर में धीरे धीरे करके होता क्या है, मीठे से बेसिकली ये होता है कि मीठा आपने खाया या सपोज कुछ भी खाया, मीठे में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है, शुगर्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो फर्मेंटेशन उसका बहुत जल्दी हो जाता है। और बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करके ना एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और वो एसिड दांत को गलाना शुरू कर देता है। ओके। तो ऐसी चीज़ें इन अ लॉन्ग रन नुकसान करती हैं। बट अगेन, अगर आप रात को खाया, उसके बाद ब्रश कर लिया, सो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay. तो ये हो गया पहला। दूसरी चीज़ जो आपने बोला कि ब्रेसेस करवाने के बाद वापस से गैप आना, ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। अगर लोग सुनते हैं तो मेरा या ऑर्थोडोंटिस्ट का काम आसान हो जाएगा इससे, कि इसको हम रिलैप्स बोलते हैं। रिलैप्स कोई भी चीज़ हमने किया, अगर उस कंडीशन की तरफ वापस से वो ट्रीटमेंट आ रहा है तो वो रिलैप्स होता है। Okay. अब रिलैप्स क्यों होता है,
इसका आंसर अगेन, हम दांत जो होता है वो हड्डी में फिक्स नहीं होता है, बीच में क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, इलास्टिक टाइप के। तो वो इलास्टिक फाइबर्स क्या करते हैं, दांत को अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, जाएंगे दांत के साथ साथ ही, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन ऐसी होती है कि वो कोशिश करते हैं दांत को वापस से उसी जगह पे ले जाने की। उस कंडीशन में दांत वापस से अपनी पोजीशन में आने का ट्राई करते हैं। सपोज आपने किसी दांत को 10 mm तक मूव किया, 10 mm बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी फॉर एग्जांपल 10 mm हमने मूव किया, तो ये नहीं होगा 10 mm वापस से आ जाएगा, है ना। इट विल बी लाइक कि 3 mm आ गया या 4 mm आ गया, इससे ज़्यादा यूजुअली नहीं होता है। स्पेशली सबसे ज़्यादा रिलैप्स होता है गैप वाले केसेस में, या किसी के दांत बाहर हैं तो बाहर आने की वापस से टेंडेंसी होती है, क्योंकि टंग कॉन्स्टेंटली बाहर की तरफ काम करती है हमारी। गैप भी इसीलिए बहुत कॉमनली आता है क्योंकि टंग से कंटिन्यूसली प्रेशर लग रहा है बाहर की तरफ। अब इस कंडीशन में क्या होता है, उसको रोकने के लिए, ठीक है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली ऐसा होगा ही या नहीं होगा, बट वी कैन प्रिवेंट दैट। अब प्रिवेंट करने के लिए हम रिटेनर्स देते हैं। रिटेनर क्या करते हैं कि जब हमने करेक्ट कर दिया, पूरे टीथ अलाइन हो गए या दांत बाहर थे अंदर चले गए, तो उस कंडीशन में क्या रिटेनर देंगे हम, तो रिटेनर उन दांतों को उनकी जो करेक्टेड पोजीशन है उसमें होल्ड करके रखेगा। रिटेनर का ड्यूरेशन हर किसी के लिए अलग होता है, किसी के लिए 6 months काफ़ी है, किसी के लिए 1 साल काफ़ी है। अगर किसी को बिल्कुल मिड लाइन में गैप था तो उसमें फिक्स रिटेनर भी लगता है जो दांत के पीछे साइड से लग जाता है, तो वो बहुत लंबे टाइम तक भी रहे तो कोई नुकसान नहीं होता है। ओके। तो वी कैन नॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट, बट वी कैन मेक श्योर कि ऐसा ना हो। तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं रिटेनर के, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके सर, अभी आपने गुटखा और स्मोकिंग के लिए बताया कि कैसे ये भी आपकी ओरल हेल्थ ख़राब करता है, और इसी के आगे चलते लोगों को माउथ कैंसर्स भी हो रहे हैं। बिल्कुल। सो आई वुड वांट यू टू टेल दी व्यूअर्स कि कैंसर्स, जो माउथ कैंसर्स होते हैं, कई बार हमें पूरा ही मतलब पूरा ही टीथ का पूरा जबड़ा बाहर निकालवाना पड़ता है ना, तो ये कौन सा एक केस है? एक्चुअली ना, मैंने रिसेंटली पढ़ा कि इंडिया ना पूरे वर्ल्ड के ओरल कैंसर का 1/3 देता है, एंड एवरी आवर इंडिया में ओरल कैंसर की वजह से 5 लोग मरते हैं एवरी आवर। और ये स्टडी है टाटा मेमोरियल सेंटर की। तो आप ये समझो कितना बड़ा इम्पैक्ट है। मतलब हमारे अराउंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेली गुटखा खा रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, एंड सबसे बदकिस्मती वाली बात मैं बोलूँगा कि लोग करते हैं और उनको लगता है कि नहीं, इससे कुछ नहीं होना है। जब तक नहीं होता है तब तक ठीक है। मेरे ये तो इतने साल के थे, उनने तो पूरी ज़िंदगी किया और उनको कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसी दलीलें देते हैं, लेकिन जब हो जाता है फिर कोई क्या करेगा। कई लोग को 2 साल में हो जाता है, कई लोग को 25 साल में भी नहीं होता। बट सिर्फ अगर कैंसर की बात ना भी करें तो ओवरऑल तो है आपकी हेल्थ ख़राब हो ही रही है। ऑफ कोर्स। फिर अब कैंसर की अगर हम बात करते हैं इन पर्टिकुलर, तो सबसे पहली चीज़ है अर्ली डायग्नोसिस। अगर आपको कुछ भी इशू दिख रहा है, शुरुआत कहाँ से होती है? एक अल्सर से। एक छोटा सा अल्सर होगा, लेकिन वो छोटा सा अल्सर यूजुअली 1 हफ्ते में हील हो जाता है। लोग यूजुअली छालों को समझते हैं कि मतलब पेट साफ नहीं हुआ, मतलब बचपन से तो मैं यही सुनती आ रही हूँ। नहीं, मैं वही आपको उसी डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा हूँ कि यूजुअली जो हमें छाले होते हैं वो 1 हफ्ता मैक्सिमम 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। बट जो कैंसर वाले छाले होते हैं, सबसे पहले तो छाले किस में हो रहे हैं वो देखना है। अगर छाला हो रहा है और आप गुटखा खाते हो या आप स्मोक करते हो, ऐसा कुछ है। फिर दूसरी चीज़, छाला आपको किस एरिया में हो रहा है। उस एरिया में तो नहीं हो रहा है जहाँ पे आप गुटखा रखते हो यूजुअली, क्योंकि अगर उस एरिया में हो रहा है एंड 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, वो छाला ठीक नहीं हो रहा है। अगर होता भी है तो थोड़ा कम हो जाता है, फिर वापस से बढ़ जाता है। अगर ऐसा है तो 90% वो वार्निंग साइन है। ठीक है। नॉन हीलिंग अल्सर इज़ अ वार्निंग साइन फॉर कैंसर।
ठीक है। ओके। नॉन हीलिंग अल्सर अगर आपको हो रहा है, जो कि हील नहीं हो रहा है, आपने ट्राई कर ली सारी चीज़ें, तो इट्स अ हाई टाइम कि आप पहली चीज़ तो गुटखा छोड़ो या सिगरेट छोड़ो या जो भी आप कर रहे हो, एंड तुरंत आपको एक डेंटिस्ट को कंसल्ट करना है। फिर उसके बाद ही गाइड यू। अगर बायोप्सी करानी है तो बायोप्सी होगी, या कहीं हायर सेंटर पर रेफर करना है तो वो करेगा, लेकिन एटलीस्ट यू विल हैव टू अप्रोच अ डेंटिस्ट उसके लिए। फिर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग बोलते हैं अरे मैं गुटखा नहीं खाता, मैं तो सिर्फ पान पराग खाता हूँ, मैं तो सिर्फ पान मसाला खाता हूँ, उसमें तंबाकू थोड़ी होता है। अच्छा। तो आई वुड से कि सिर्फ टोबैको में नहीं होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट, जो सुपारी होती है ना उसमें भी होता है। अरेका नट जो होता है, अरेकेसिन होता है उसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट, तो उससे भी कैंसर होता है। कई लोग होते हैं जो सिर्फ सुपारी खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, ना तंबाकू ना कुछ भी। आप देखोगे धीरे धीरे करके उनका मुंह खुलना कम हो जाता है, माउथ ओपनिंग उनकी कम हो जाती है। उसको हम प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं, जिसको ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस बोलते हैं। फाइब्रोसिस हो जाता है, आप मुंह के अंदर अगर हाथ डालोगे ना, आपको फील होगा जो इलास्टिसिटी होती है ना चीक म्यूकोसा की, वो एकदम खत्म हो जाती है, एकदम स्टिफ हो जाते हैं। कई लोग का मुंह कम खुलता है। नॉर्मली 3 से 4 फिंगर हमारी इस तरह से मुंह के अंदर जानी चाहिए, किसी की 1 जा रही है, किसी की 1.5 तक जाएगी, तो इतना कम हो जाता है। वो भी एक वार्निंग साइन है अपने आप में। और कई बार लोगों को सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ने लग जाते हैं। सफ़ेद दाग अगर हैं तो समझ लो आप इनिशियल स्टेज में आ चुके हो, अब छोड़ दो। अगर सफ़ेद से ज़रा भी लाल हुए तो समझ लो आपने फर्स्ट सीढ़ी चढ़ ली है कैंसर की। तो बहुत सारे वार्निंग साइंस हैं। इसके अलावा स्मोकिंग तो लोगों को पता है चलो कैंसर करता है। अब आज की डेट में वेपिंग या हुक्का बहुत कॉमन है। लोग इवन छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, फैमिली फंक्शंस में, शादियों में हुक्का चल रहा है। आप हुक्का का अगर जो फ्लेवर होता है उस पर भी देखोगे ना, उस पर भी वार्निंग साइन लगा होता है। तो जैसे आप स्मोक कर रहे हो, तो स्मोक कुछ भी हो, अल्टीमेटली धुआं आपके अंदर जा रहा है, तो वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा ही। चाहे फिर वो अगरबत्ती का धुआं हो, चाहे वो सिगरेट का धुआं हो। सिगरेट में एडिशनली टोबैको हो जाता है, तो वो एक एडिशनल फैक्टर होता है। तो धुआं अल्टीमेटली आपको नुकसान करने वाला है, लंग्स की हेल्थ को नुकसान करेगा वो। इंटरेस्टिंग सर। कुछ ऐसी कंपनीज हैं, आपने अगरबत्ती की भी बात करी और आपने फिर सिगरेट की भी बात करी। ITC आप जानते होंगे, जो अगरबत्ती भी बना रही है एक जगह और दूसरी जगह सिगरेट्स भी। तो कुछ एक एथिकल उस पर बात आ जाती है, तो इस बारे में आपका क्या व्यू है? एक्चुअली ये गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, अपन बहुत ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते, और ये चीज़ें समझने के लिए अपन बहुत छोटे हैं एक्चुअली, क्योंकि ये हज़ारों करोड़ का बिजनेस है। टैक्स गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मिलता है, तो गवर्नमेंट उसको रोकती भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए एक कंट्री को रन करने के लिए। और कंपनी को क्या है, कंपनी प्रोडक्ट बना रही है क्योंकि हम खरीद रहे हैं। अगर हम खरीदेंगे नहीं तो कंपनी ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट बंद कर देगी। अगरबत्ती बनाना इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। हो सकता है वो अपनी इमेज को थोड़ा सा मेंटेन रखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ITC पर से ऐसी कंपनी है कि बहुत सारी चीज़ें बनाती है। बट जो स्मोकिंग इंडस्ट्री है, सिगरेट इंडस्ट्री में ITC का सबसे बड़ा हाथ है। exactly. तो कंपनी पे हम ब्लेम नहीं डाल सकते, बट हाँ, कंज्यूमर अगर नहीं होगा तो फिर कंपनी क्या करेगी। तो ऐसा इंडिविजुअल अगर मैं नहीं स्मोक करता हूँ तो फिर मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता है। सर, अकल दाढ़ के बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं। कई बार लोगों की विजन टूथ लेट आती है, कभी जल्दी आती है, कुछ लोग निकलवाते हैं, कुछ लोग नहीं भी निकलवाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अकल दाढ़ एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जो आपकी लाइफ में कभी ना कभी आएगी। अगर अकल दाढ़ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप बहुत लकी हो। क्योंकि अकल दाढ़ का आना ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अकल दाढ़ के आने में इन्वॉल्व होते हैं। पहली चीज़, अगर आपके जबड़े में जगह है तो ठीक है, एक चांस है कि आपकी अकल दाढ़ आराम से आ जाएगी। बट अगर जगह है
फिर भी अगर ओरिएंटेशन उसका टेढ़ा है तो वो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि वो आगे वाले दांत को भी दर्द देगी। मान लीजिए ये आगे वाला दांत है, ये अक्कल दाढ़ है, तो अगर इस तरीके से आ रही है तो पहली चीज तो ये कभी आ नहीं पाएगी ऊपर। दूसरी चीज, जब ये आने का ट्राई करेगी तो आगे वाले दांत को फोर्स लगाएगी। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अक्कल दाढ़ का डेवलपमेंट ना बहुत लेट शुरू होता है। जब आपके सारे दांत आ जाते हैं ना 12-13 साल में इसका डेवलपमेंट शुरू होता है। पहले तो सिर्फ उसका क्राउन पोर्शन बनता है जो हमें यूजुअली मुंह में दिखता है, रूट बननी शुरू ही नहीं होती है, तब तक आपके बाकी सारे दांत आ चुके होते हैं। ठीक है, और जब तक रूट बननी शुरू होती है वो एज हो जाती है लगभग 18 साल के आसपास। इसीलिए इसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं एक्चुअली, कि जब 18-20 साल के हो जाते हैं तब ये आनी शुरू होती है, इसीलिए विजडम टूथ बोलते हैं। तो अगर जगह है, अक्कल दाढ़ सीधी है तो आ जाएगी आराम से। अगर जरा भी टेढ़ी है या फिर जगह नहीं है तो होगा क्या, ये हड्डी में अटकेगी। हड्डी से अगर बाई चांस थोड़ा सा ऊपर आ भी गई तो वो मसूड़े में अटकेगी। अब यहाँ सब प्रॉब्लम शुरू होते हैं कि अक्कल दाढ़ का जो दर्द होगा वो शुरुआत में होगा, हो सकता है साल में 1-8 बार हो, 2-3 दिन हुआ, ठीक हो गया, अपन भी ठीक हो गए कि चलो ठीक है। फिर वो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे उसकी बढ़ती जाएगी, कि मतलब फिर 6 महीने में होने लगा, फिर 3 महीने में होने लगा, फिर हर 2 महीने में हो रहा है। ऐसे ऐसे करके एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको बहुत लगातार पेन होता ही रहेगा। वो हाई टाइम होता है कि हमें एक्सट्रैक्ट करवा लेना चाहिए। और अक्कल दाढ़ में कई बार लोग बोलते हैं कि इसको बचा लें क्या, बचाना क्यों नहीं है, निकालना क्यों है, बचा लेते हैं। पहली चीज ना, अक्कल दाढ़ इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो उसको बचाना, अगर आपको सिस्टेमिक कोई प्रॉब्लम है कि भाई आपको दांत निकलवाना डॉक्टर ने मना किया हुआ है, या कोई सर्जिकल आप ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, इन दैट केस हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे। बट अगेन, बचाने के लिए क्या है ऑप्शन? अगर आप उस एरिया में पूरा काम कर पा रहे हो तो दैट मीन्स कि जगह है वहाँ पे। जगह है तो हम एक बार को ट्राई कर सकते हैं। अगर सड़न हो रही है अक्कल दाढ़ में तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके आने में ही प्रॉब्लम हो रहा है या अटकी हुई है बीच में, उसकी वजह से पेन हो रहा है, देन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मतलब निकालना ही पड़ेगा उसको। तो वो एक चीज है। अक्कल दाढ़ ना हो तो बहुत अच्छा है, हो तो अच्छे से आ जाए बस। और अगर ये दोनों ही चीजें नहीं हैं तो फिर जाओ और निकलवा लो। सर, अभी आपने रूट कनाल एक प्रोसीजर बताया जो ऑब्वियसली जब वैसे ही कई बार सड़न हो जाती है दांतों में और लोग कैपिंग करवा लेते हैं, या फिलिंग भी एक टेक्निक है। तो फिलिंग वर्सेस कैपिंग क्या डिफरेंस है एंड कब यूज़ करना चाहिए ये प्रोसीजर? देखिए, बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फ़ोन आते हैं इसके लिए अक्सर कि डॉक्टर साहब दांत में गड्ढा हो रहा है, या दांत पोला हो गया है, या दाढ़ पोली हो गई है। बहुत मतलब कॉमनली ये शब्द होते हैं पेशेंट्स के, और हमें कैपिंग करानी है। ये ऐसा हो जाता है कि आप डॉक्टर से पूछ नहीं रहे हो कि क्या ट्रीटमेंट होगा या हमारी प्रॉब्लम ये है, आप डॉक्टर को बता रहे हो कि डॉक्टर साहब दांत में सड़न हो रही है, कैपिंग करानी है। क्योंकि कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में बस जाते हैं कि दांत सड़ गया, कैपिंग करानी है, या दांत में सड़न हो गई, या दांत में दर्द हो रहा है, दांत निकलवाना है। क्योंकि ट्रीटमेंट इतने सारे हैं और हर प्रॉब्लम के लिए अलग ट्रीटमेंट है। सड़न किस लेवल तक है उस पर डिपेंड करता है कि क्या उसका ट्रीटमेंट होगा। अगर आप सड़न जब खाना फंसने के लेवल पे है, आपको पेन नहीं हुआ अभी तक, कोई सेंसिटिविटी भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता है कि हाँ यार इस दांत में मेरे खाना फंसता है और मेरे को निकालना पड़ता है, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मेरे को दर्द नहीं हो रहा, सेंसिटिविटी नहीं हो रही है, तो दैट इज द बेस्ट टाइम एक्चुअली व्हेन यू शुड विजिट अ डेंटिस्ट। क्योंकि उस टाइम पे जो आपका डेंटिस्ट होगा वो मोस्टली फिलिंग करके आपके दांत को बचा लेगा। आपको और कुछ भी नहीं कराने की जरूरत है। फिलिंग जो हायरार्की होती है ट्रीटमेंट की, उसमें आप ये समझ लो फर्स्ट ट्रीटमेंट है। क्योंकि फिलिंग में पहली चीज, ना ही आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, आप सिंगल अपॉइंटमेंट में भी अपना काम करा सकते हो। दूसरी चीज, पॉकेट फ्रेंडली,
क्योंकि जब आप और ज़्यादा सेंसिटिविटी या पेन की कंप्लेन लेके जाओगे, दैट मीन्स कि सड़न आपके दांत की नस तक पहुंच गई है। इन दैट केस यू नीड टू गो फॉर आइदर रूट कैनाल ट्रीटमेंट, और अगर दांत एकदम ही सड़ गया है तो फिर एक्सट्रैक्शन कराना पड़ेगा, एंड बोथ ऑफ देम आर कॉस्टली। तो वो पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं रहता है। और हुआ क्यों? आपके नेग्लिजेंस की वजह से, क्योंकि आपने खाना फंसना इग्नोर किया ये सोच के कि अरे यार अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जब होगा तब देखा जाएगा। वो देखा जाएगा में आपका ट्रीटमेंट, पहली चीज तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर रूट कैनाल करा रहे हो, सिंगल सिटिंग रूट कैनाल्स बहुत कम होती हैं, सिंगल सिटिंग के केसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आपको 2 या 3 बार जाना पड़ रहा है डेंटिस्ट के यहाँ, वो भी आधे आधे 1-1 घंटे के अपॉइंटमेंट के लिए, तो आपके टाइम का खर्चा, फिर पैसे वाइज इट इज़ कॉस्टली। फिर जब रूट कैनाल हो जाएगा उसके बाद कैपिंग इज़ कंपलसरी। नॉर्मल अगर सड़न है तो उसमें क्या सिर्फ फिलिंग से काम हो रहा है। कैपिंग में क्या करना होता है, जो सड़न है वो तो ठीक है, उसको तो फिलिंग करेंगे या रूट कैनाल करेंगे, उसके बाद पूरे दांत को छोटा करेंगे पहले कैपिंग के लिए। क्योंकि आप ये समझो ना, आप बॉटल का ढक्कन अगर लगा रहे हो तो बॉटल का मुंह ढक्कन से हमेशा छोटा होगा, है ना। तो दांत का साइज जो हमें है वो चारों साइड से हमें देखना पड़ता है कि बाकी दांतों के साइज के नॉर्मल साइज में है या नहीं है। क्योंकि कैप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका दांत जो है उसके ऊपर सीधा कैप लगा दिया तो होगा क्या, नॉर्मल साइज से बहुत बड़ा कैप हो जाएगा, है ना। तो पहले दांत को हम छोटा करेंगे, फिर नॉर्मल दांत के साइज का उस पर कैप आएगा, एंड अगेन कैप इज कॉस्टली। तो ट्रीटमेंट जितना कम में अपना काम हो जाए और जो बेस्ट हो उस दांत के लिए, क्योंकि आप फिलिंग वाले दांत में कैपिंग कराने जाओगे खुशी खुशी कोई भी कर देगा, है ना, क्योंकि कैपिंग कॉस्टली होता है। डेंटिस्ट को फायदा है, लेकिन अगर कोई भी एथिकली काम करेगा तो वो आपको मना करेगा। अगर छोटी फिलिंग है, कई बार ऐसे केस होते हैं कि बहुत बड़ा पोर्शन दांत का मिसिंग है और उसमें कभी रूट कैनाल नहीं इंडिकेटेड है या कोई अदर प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कैपिंग जरूर कर देते हैं, या फिलिंग बार बार निकल रही है तो फिर कैपिंग कर देते हैं कि चलो भाई ठीक है। बट यूजुअली फिलिंग का केस कैपिंग के लिए इंडिकेटेड नहीं होता है। वो रेयर केस होते हैं, 100 में से 1 मान लो आप कि कैपिंग करना पड़े, अदरवाइज नहीं। सिर्फ जैसे पेन होता है तो कई बार लोग मेडिसिन खा के भी उसको आराम दे देते हैं, कि कई बार बहुत टाइम तक पेन सहन करने के लिए डेली 2-4 दिन तक सिर्फ मेडिसिन खा रहे हैं। सो पेन किलर्स भी जैसे आप बता रहे थे कि कुछ डिफरेंट होते हैं। और देखिए डेंटल पेन की अगर हम बात करेंगे तो टूथ का पेन ना मोस्टली जो होता है ना उसका रीज़न होता है, और रीज़न क्या होता है, आइदर सडन या गम्स रिलेटेड प्रॉब्लम। तो दोनों प्रॉब्लम्स है ना, हमें फिजिकली उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे सडन हो रही है तो कोई भी दवाई ऐसी नहीं है दुनिया में जो सडन को ख़त्म कर सके, अनटिल अनलेस आप उसको क्लीन करके फिलिंग करते हो या रूट कैनाल करते हो या जो भी ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है उस पेशेंट में। और अगर आप सिर्फ ये चाह रहे हो कि नहीं मेरा तो दांत का दर्द जो है वो दवाई से ही ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाएगा लेकिन दांत नहीं बचेगा, क्योंकि आप सड़न पे नहीं काम कर रहे हो। सड़न तो धीरे धीरे बढ़ ही रही है, उसको आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम आपको दर्द जरूर नहीं फील होगा। थोड़े टाइम में होता क्या है, सड़न धीरे धीरे करके जो दांत की नस होती है उसको डेड कर देता है, दांत के अंदर पस पड़ जाती है, दांत डेड हो जाता है। डेड मतलब उसमें सेंसेशन नहीं रहेगा, आपको ठंडा गर्म लगना बंद हो जाएगा, आपको दर्द होना भी हो सकता है बंद हो जाए, और उस टाइम पे आपको लगेगा ठीक है खानी तो फंस रहा है, दर्द नहीं है, ठीक है काम चल रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, दांत पूरा खत्म हो जाएगा और कुछ टाइम में वो दांत टूट के आधा निकल जाएगा, सिर्फ जड़ें रह जाएंगी उसकी। बट वो जड़ें जो हैं कभी भी एक बड़ी सी स्वेलिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है, या हो सकता है आपने दवाई खा ली 5 दिन 6 दिन 7 दिन, जब तक दवाई खाई तब तक आराम रहा, आपको वापस से पेन हो गया। तो कई बार लोग डेंटिस्ट के फोबिया की वजह से भी नहीं जाते, कई बार पैसे की वजह से नहीं जाते हैं, बट इन अ लॉन्ग रन वो अपनी पहली चीज़ तो दवाइयों में खर्चा कर ही रहे हैं, अगर खर्चे की बात करें हम। दूसरी चीज़, जो दवाइयाँ हैं वो नुकसान ही करती हैं। पेन किलर्स एक लिमिट तक ठीक है कि आपको सपोर्टिव थेरेपी की तरह ठीक है दर्द की दवाई, बट
दे आर नॉट एक्चुअल ट्रीटमेंट, स्पेशली इन डेंटिस्ट्री। बहुत रेयरली होता है कि दांत के सर्जरी या ऐसा कुछ करना पड़े, मतलब 100 में से एक पेशेंट होगा जिसके लिए और ट्रीटमेंट लगे। सर तो आई गेस इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत लोगों को बहुत सी चीज़ों की नॉलेज हो गई है, और एक ओरल हेल्थ ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग काफ़ी हद तक इग्नोर करते हैं। सो आई होप कि आपके ज़रिए बहुत से लोगों को अवेयरनेस मिली है। वी आर एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, और इस टाइम पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कौन सी वो 3 टिप्स हैं जो आप व्यूअर्स को देना चाहें टू मेंटेन अ गुड ओरल हाइजीन। सबसे पहली, ब्रश ट्वाइस अ डे। ओके, आई नो ये चीज़ बहुत रेगुलरली सब सुनते रहते हैं और कई लोग कोशिश भी करते हैं, बट द टेक्निक, टाइम एंड द टाइप ऑफ ब्रश, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो वो इफेक्टिव रहेगा, अगर नहीं कर रहे हो तो आप 2 क्या 20 बार भी करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। और चेंज योर ब्रश एटलीस्ट 3 to 6 months। क्योंकि अगर आप नॉर्मल सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ कर रहे हो वो 3 से 4 महीने में फ्रे हो जाते हैं उसके ब्रिसल्स, और वो फिर आके आपके काम नहीं आने वाला है। दूसरी टिप, अगर आपके दांत बाहर हैं या टेढ़े मेढ़े हैं, गेट देम ट्रीटेड, इट इज़ पॉसिबल। एंड टेढ़े मेढ़े दांत की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है सड़न की, और दूसरी चीज़ पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स, जो गम रिलेटेड इश्यूज होते हैं, क्योंकि घर का वो कोना सबसे ज़्यादा गंदा होता है जहाँ पे झाड़ू नहीं पहुँचती। तो सेम वे मुंह के अंदर अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, तो जो दांत सबसे ज़्यादा अजीब सी पोजीशन में है वो दांत कभी नहीं प्रॉपरली क्लीन होगा। तो अगर अलाइंड है दांत तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तीसरी चीज़, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड गुटखा, सुपारी, पान मसाला, इवन मीठी सुपारी। ओके, यस, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें ताकि आप अपनी ओरल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन कर सकें, और इनफैक्ट आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा उससे। वंडरफुल। सर कॉन्फिडेंस की हम बात करें, सो जस्ट लास्ट क्वेश्चन, एक ऐसा होते हैं कुछ लोगों के साथ कि पूरे दिन ही ओडर आ रहा है, बैड स्मेल आ रही है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो करता है एक पर्सन जी, का। उस केस में अपने को सबसे इम्पोर्टेंट है पहले जाके डेंटिस्ट को दिखाएं कि एग्जैक्टली अपने को पता चले कि प्रॉब्लम है क्या। अगर आपका मुंह साफ है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको ध्यान देना है कि आपका वाटर इनटेक कितना है। कई बार वाटर इनटेक कम होता है, उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। जैसे हम सुबह उठ के बात की, रात भर हमने पानी नहीं पिया, इसलिए आपके मुंह से स्मेल आ रही है, या फिर बहुत देर से हमने बात नहीं की किसी से और घंटों तक चुपचाप बैठ के अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, और फिर जब हम बोलना शुरू करते हैं किसी के सामने, हमें खुद को फील होता है कि यार मुंह से स्मेल आ रही है। क्योंकि सलाइवा जो होता है ना, वो अगर फ्री फ्लो में चलता रहे तो मुंह में कुछ भी एक्यूमुलेट नहीं होता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो करते हैं उनके मुंह से आप ऑब्जर्व करोगे हमेशा स्मेल आती ही रहती है। तो वो एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे पहले आपको अपने डेंटिस्ट से मिलना है। अगर वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि क्लीनिंग करनी है तो क्लीनिंग कराएं, उससे आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर उसके बाद भी आपको लगता है तो आप इरेगुलर मतलब कुछ टाइम के लिए माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो, बट आपको माउथ वॉश कभी भी महीनों लगातार यूज़ नहीं करना है, क्योंकि माउथ वॉश आपके दांतों को स्टेन करता है। ओके, तो माउथ वॉश मैक्सिमम 10 डेज़ के लिए होता है। अगर आपको यूज़ करना है 10 डेज़ यूज़ किया, फिर 1 महीना बंद कर दिया, फिर भले 1 हफ्ते के लिए फिर से यूज़ कर लें, बट स्टिल इट इज़ नॉट नीडेड। अगर आप क्लीनिंग कर रहे हो, एफिशिएंटली ब्रशिंग कर रहे हो, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी प्रॉब्लम है, स्पेशली इन फीमेल्स, कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो जाता है। डायबिटिक जो हैं उनके मुंह से अजीब सी एसीटोन ब्रेथ बोलते हैं उसको, जो डायबिटीज़ वालों को होती है, तो शुगरी टाइप की स्मेल आती है उनके मुंह से, जैसे सड़ी हुई कोई चीज़ हो, काइंड ऑफ। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बैड ब्रेथ के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू विजिट अ डेंटिस्ट, वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। सर टंग क्लीनिंग कितना इम्पोर्टेंट है? वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, टंग क्लीनर्स भी जैसे अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल, टंग क्लीनर्स अवेलेबल हैं। जो आपका पिछला सवाल था मैं उसमें मेंशन करना भूल गया। टंग क्लीनिंग
आपको डेली करना ही है, क्योंकि बहुत सारा होता है, हम दांत को तो ध्यान रखते हैं बट टंग के ऊपर एक लेयर जम जाती है। अगर आप उसको रेगुलरली क्लीन कर रहे हो तो उससे भी बैड ब्रेथ में इट हेल्प्स। So, sir, I guess we have covered everything, and I would want you to give a message to the viewers to maintain a oral hygiene. सी मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि जिस टाइम पे आपको लगे कि आपको ओरल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होना शुरू हुई है, आप उसको इग्नोर मत करो। क्योंकि अगर आपने एक बार इग्नोर किया, मान लो आपके दांतों के बीच में कुछ फंस रहा है, या आपको दांतों में कुछ गंदा दिख रहा है, या आपको गम्स में थोड़ी बहुत भी स्वेलिंग दिख रही है, या फर्स्ट टाइम आपने एक्सपीरियंस किया कि गम से ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसा कुछ भी अगर आपको लगता है, इमीडिएटली यू एक्ट ऑन इट। आप एज सुन एज पॉसिबल अपने डेंटिस्ट को दिखाएं ताकि वो उस चीज़ को उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रोक सके। अगर आपने उसको इग्नोर किया तो नेग्लिजेंस है जो महंगी पड़ती है, नेग्लिजेंस है जो आपका टाइम लेके जाएगी ज़्यादा, नेग्लिजेंस है जो आपको और कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट की तरफ धकेलेगी। और बाद में अल्टीमेटली आपको क्या लगेगा कि यार डेंटिस्ट्री बहुत महंगी है। डेंटिस्ट्री इज़ नॉट एक्सपेंसिव, negligence is. Wonderful, wonderful, sir. So thank you so much for coming on this show, Thank you sir, for and calling it was me. wonderful having you over here. Thank Just you a so small much. gesture from my deal, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much.